हर जगह रेत ही रेत है, यहाँ तक कि आपकी आंखों, मुंह, बालों, टी शर्ट और जूतों में भी। हवा इतनी तेज है कि आप ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही। अचानक हवा का तेज झोंका आता है और आपको जमीन पर पटक देता है। आप रेंगते रेंगते घर के पिछले दरवाजे तक पहुँचती हैं और बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती हैं। अंदर जाने के बाद ही खड़ी हो पाती हैं। आप बाहर झांक कर दिखती हैं तो बस धूल के बादल और एक गर्जनापूर्ण दहाड़ सुनाई देती है। शायद अब कॉल करके मदद मांगने का समय आ गया है। इसकी शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी, जब आप एक दिन घर के पीछे बगीचे में गए तो हवा चल रही थी और सेब के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बवंडर घूम रहा था। बवंडर मुश्किल से आपके घुटनों के बराबर होगा और धीरे धीरे सेब के पत्तों और धूल को लपेटता हुआ गोल गोल घूम रहा था। आपने इसे पैरों से दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी बवंडर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप थक हार कर घर वापस चले गए। अगले दिन फिर से बवंडर वहीं घूम रहा था और ये क्या, ये तो पहले से और बड़ा हो चुका है। दिलचस्प बात ये है कि ये लंबा होने के बजाय और चौड़ा होता जा रहा था और अब तो इसने फूलों की झाड़ियों को ही कुतरना शुरू कर दिया था। आप काफी हैरान थे और इस अजीब सी घटना पर आपने नजर रखना शुरू की। आपने इसे हर रोज फीते से मापना और अपनी नोटबुक में नोट करना शुरू किया। हो सकता है बाद में मैं इस पर कोई आर्टिकल लिखूं या फिर तूफान पर अपनी किताब भी पब्लिश कर दूं। आप बैठे बैठे ऐसा सोच रहे थे। एक दिन आप घर से निकले तो आपने फले फूलों सेब के पेड़ को टूटा हुआ पाया। आपको समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तूफान इतना नुकसानदायक भी नहीं लग रहा था कि ये इतने बड़े पेड़ को नुकसान पहुंचा सकता। पर इस हादसे के बाद आप सोचने पर मजबूर हो गए कि किसी से मदद ना मांगकर आपने गलती तो नहीं कर दी। शायद हाँ, क्योंकि सिर्फ 1 महीने में ही वे छोटा सा तूफान पहले के मुकाबले बहुत बड़ा, यानी लगभग 2 गुना हो चुका है। अब बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका घर एक असली बवंडर के बीच फंस चुका है। यहाँ तक कि धूल और मलबे की दीवार के पीछे आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा। बगीचा तो अब पूरी तरह से बर्बाद ही हो चुका है और पेड़ टूट गए हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आपने साइंटिस्ट के जिस ग्रुप को मदद के लिए बुलाया है वही आपके बचाव के लिए आया है। आप उन्हें इस प्राकृतिक आपदा के शिकार हुए अपने बगीचे को दिखाती हैं और उनकी खामोशी को समझने की कोशिश कर रही हैं। कुछ सेकंड के शुरुआती शॉक के बाद वे काम में लग जाते हैं। गरजती हवा को अनदेखा करते हुए वे कई तरह के डिवाइस को घर में रखने लगते हैं। पता नहीं कौन कौन सी मशीनें हैं। आपकी किचन लेबोरेटरी बन जाती है। आपको जानकारी दी जाती है कि कुछ समय के लिए साइंटिस्ट आपके घर में काम करेंगे। आप अपनी चीजों को सबसे छोटे बेडरूम में रख देती हैं और उन्हें काम करते हुए देख रही हैं। आपकी किचन बीपिंग गैजेट्स और टिमटिमाती रोशनी से भरी हुई है। प्रोटेक्टिव सूट और लैब कोट में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। हैरानी की बात ये है, न ही वो आपस में टकराते हैं, न ही ट्रैफिक जैम होता है। आप अपने बनाए हुए नोट ले आती हैं और सफेद लैब कोट पहने हुए सबसे बुजुर्ग साइंटिस्ट को दे देती हैं। वो आपको ऐसे थैंक्स कहता है जैसे आपने उसे वही दिया हो जो उसे चाहिए था। अगले कई दिन काम की हड़बड़ी में ही गुजर जाते हैं। आपके बगीचे में तूफान बढ़ता ही जा रहा है। हर बार जब भी आप उन्हें देखते हैं तो साइंटिस्ट और ज्यादा उदास नजर आते हैं। फिलहाल रात के लगभग 2 बज चुके हैं। अचानक पता नहीं कैसे आपकी नींद टूट जाती है। आप आंखें झपकाती हैं और महसूस करती हैं कि घर हिल रहा है। आपका वह छोटा सा बवंडर इतना बड़ा हो चुका है कि घर तक पहुंच गया। सुबह कई साइंटिस्ट आपको बुलाते हैं और एक दुख भरी खबर सुनाते हैं। आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि तूफान वाकई बहुत बढ़ चुका है। जल्द ही ये घर को पूरी तरह से खत्म कर देगा और कुछ भी करके इसे रोका नहीं जा सकता। सभी आपको घर से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। अब आप कहाँ जाएंगी? सब आपको बताते हैं कि एक और लेबोरेटरी तैयार की जा रही है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। दरअसल इस तूफान पर नजर रखना और जांच होना बहुत जरूरी है और उस लेबोरेटरी में आपके लिए भी एक अलग से रूम है जहाँ सभी सुविधाएं मौजूद हैं। आप कुछ समय वहाँ क्यों नहीं रुक जाती? ये साइंटिस्ट के लिए भी सुविधाजनक होगा। प्रोसेस के दौरान उन्हें सवालों के जवाबों के लिए आपकी जरूरत हो सकती है। आप हाँ कह देती हैं क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। रिसर्चर्स भी आपका सामान नई जगह ले जाने में मदद करते हैं। आप अपनी फेवरेट कॉफी टेबल, सोफा और नर्म बेड को अलविदा कहते हुए घर का चक्कर लगाती हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि अब इतना समय नहीं बचा है कि फर्नीचर को दूसरी जगह ले जाया जा सके। अगले दिन उठते ही आपको पता चलता है कि आपका घर जा चुका है। सुबह के करीब 4 बजे आंधी ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। अगले कुछ हफ्तों में भयानक हो चुके बवंडर ने आपके 2 पड़ोसियों के घर, पास के जंगल, कई बंद पड़ी कारों और एक छोटी सी फूलों की दुकान को भी गायब कर दिया। अब ये इतना बड़ा हो चुका है कि शहर में बस कुछ ही किलोमीटर दूर किसी बड़ी सी झील के पास पहुंच चुका है। लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है। अधिकारियों ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी है।
एक दिन आपने साइंटिस्ट को दबी आवाज में बात करते देखा। वे रोज से कहीं ज्यादा परेशान दिख रहे थे। आपने उनमें से एक को बुलाया और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की। जल्द ही साइंटिस्ट इसकी अनाउंसमेंट कर देते हैं। रिसर्चर्स को कुछ सबूत मिले हैं जिनमें ये पता चला है कि वही होने वाला है जिनका उन्हें डर था। उनके सभी अनुमानों के हिसाब से आपके बागीचे से बवंडर के रूप में शुरू होने वाला हल्का सा तूफान एक बड़े रेड स्पॉट में बदलने वाला है, वो भी धरती पर। क्रिम्सन रंग के बादल स्पीड से घड़ी की उलट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। उनके नीचे आप सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह गैस जायंट जुपिटर के वाइब्रेंट कलर देख सकते हैं। इन्हीं बादलों को ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। ये जुपिटर के एटमॉस्फेयर में फैला एक बड़ा तूफान है। अगर आप खुद को इस तूफान के बीच पाते हैं तो वहाँ हवाएं शांत होंगी, लेकिन किनारों पर तूफान की स्पीड 680 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। ये धरती के सबसे तेज और सबसे भयानक तूफान की स्पीड की भी 2 गुनी है। दशकों से रेड स्पॉट का साइज बदलता आ रहा है। फिलहाल तो ये हमारे ग्रह से 1.3 गुना चौड़ा है। इस तूफान की जड़ें ग्रह के एटमॉस्फेयर में 320 किलोमीटर की गहराई तक चली जाती हैं। धरती पर एवरेज ट्रॉपिकल साइक्लोन आमतौर पर तूफान के नीचे से ऊपर तक लगभग 14 किलोमीटर से ज्यादा नहीं फैला होता है। जुपिटर पर ये अद्भुत घटना इतने लंबे समय से चली आ रही है क्योंकि इस ग्रह की सतह ठोस नहीं है। इसके एटमॉस्फेयर में भाप, जल, बर्फ और अमोनिया से बने बादलों की परतें होती हैं और नीचे शायद लिक्विड हाइड्रोजन का सागर है, जबकि हमारा ग्रह ठोस है, जिससे यहाँ बवंडर की स्पीड कम हो जाती है और सतह को छूने से पहले ही बिखर कर अलग हो जाती है। लेकिन ग्रेट रेड स्पॉट के आसपास जमीन न होने की वजह से ये कहीं टिक नहीं पाता और इसीलिए ये घूमता रहता है। साइंटिस्ट आपको बगीचे में आए तूफान के बारे में एक सबसे अजीब और चौंकाने वाली बात भी बताते हैं। दरअसल वो बवंडर जो कई हफ्तों पहले शुरू हुआ था, वो कमजोर और गायब होने की बजाय न सिर्फ अब भी घूम रहा है, बल्कि पहले से और भी बड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। यहाँ तक कि काफी जानकार स्पेशलिस्ट भी इस घटना की जानकारी नहीं दे पा रहे थे। कई दिनों तक इसकी जांच करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये धरती पर होना ही नहीं चाहिए था। ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। ध्यान देने वाली बात ये है कि तूफान की बनावट बिल्कुल ग्रेट रेड स्पॉट जैसी है। आप इम्प्रेस्ड तो हैं, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है कि रिसर्चर्स इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं। दरअसल बात ये है कि वही छोटा बवंडर जुपिटर के तूफान का रूप भी ले सकता है, लेकिन क्योंकि धरती जायंट रेड स्पॉट से बहुत छोटी है, ये हमारे पूरे ग्रह को निगल सकता है। ये कस्बों और शहरों, जंगलों और हाईवे को तहस तहस करता हुआ पहले से कहीं बड़ा और ज्यादा ताकतवर रूप ले लेगा। लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा, बशर्ते कोई सुरक्षित जगह बची हो। वैसे तो इस प्रोसेस में सालों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास समय बहुत कम बचा है। इस दुनिया भर की समस्या से निपटने के 2 ही तरीके हैं। एक तो चंद्रमा या किसी दूसरे ग्रह जैसे मार्स पर जीवन बसा लेना, लेकिन इसमें तो बहुत समय लगेगा और इससे पहले कि लोग धरती छोड़ने के लिए पहले स्पेस शिप से उड़ान भरे, तूफान पूरे ग्रह को घेर चुका होगा। दूसरा तरीका ये है कि साइंटिस्ट तूफान को रोकने की कोशिश करें। द सन ग्लास इफेक्ट नाम की एक टेक्निक है। इससे अरबों टन डेंस गैस को एटमॉस्फेयर में पंप किया जाएगा। ये गैस सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेगी और समुद्र के पानी को ठंडा कर देगी। यही दोनों चीजें बवंडर के इंजन हैं। वैसे रिसर्चर्स को पूरा यकीन भी नहीं है कि ये तरीका तूफान पर काम करेगा या नहीं, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि आपके बगीचे में बना है।